नमस्कार बच्चों, मैं किरण प्रसाद सिंह आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 में हमारी 2 पुस्तकें हैं। एक तो है विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। तो आज हम भारत, लोक और अर्थव्यवस्था में से प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय हमारा है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। बच्चों, जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। हर विषय को पढ़ने के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कर पाएंगे तो आज के विषय से हम भारत में जनसंख्या के वितरण को समझ पाएंगे। भारत में जनसंख्या के वितरण के साथ साथ हम विश्व जनसंख्या के वितरण को भी समझ पाएंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों को हम जान पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले परिणामों को भी हम जान पाएंगे। बच्चों, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप पूर्व से ही कुछ बातों से परिचित हैं, जैसे कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार की जानकारी आपको है। आप छोटे परिवार का महत्व जानते हैं। आप जनगणना का अर्थ भी भली प्रकार समझते हैं। आप जनसंख्या और जनगणना से होने वाले लाभ से भी भली भांति परिचित हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला है भारत जनसंख्या में और उसका परिचय, जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता, जनसंख्या संगठन तथा श्रमजीवी जनसंख्या। तो चलिए हम आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम जान लें कि भारत की जनसंख्या का रूप क्या है। 2019 में भारत की जनसंख्या करीब 136 करोड़ पहुंच गई है। विश्व की जनसंख्या 2019 में बढ़कर 771.5 करोड़ हो गई है, जो पिछले वर्ष 763.3 करोड़ थी। हमने पाया कि करीब एक वर्ष में 8.3 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। अगर हम मान लें कि विश्व की जनसंख्या 100% है, तो भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, अर्थात जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बच्चों, यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि 2019 में भारत की जनसंख्या 136 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या 2019 में बढ़कर 771.5 करोड़ हो गई है। भारत की जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या के 17.7% के बराबर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। बच्चों, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जिनके द्वारा हम भारत की जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति 10 वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना होती है और भारत में पहली जनगणना सन 1872 में की गई थी। संपूर्ण भारत की जनगणना सन 1882 में
की गई। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में की गई और संपूर्ण भारत की जनगणना सन 1882 में की गई। बच्चों, यहाँ पर आप जान पाएंगे कि पहली जनगणना सन 1872 में हुई, लेकिन कुछ भागों की जनगणना रह गई थी। इसीलिए संपूर्ण भारत की जनगणना सन 1882 में प्रारंभ की गई। अब हम जान लें कि भारत में जनसंख्या का वितरण। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संपूर्ण धरातल एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं समतल मैदान, कहीं मरुस्थल और कहीं पर पठार है। इसीलिए जनसंख्या का वितरण भारत में समान नहीं है। तो हम जानें कि जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या के वितरण का अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है, अर्थात कैसे अलग अलग वितरित है। भारत में जनसंख्या का वितरण पर स्थानीय पैटर्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब कि भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत ही असमान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं समतल मैदान, कहीं पर पठार और कहीं मरुस्थल हैं। तो वहाँ की जनसंख्या भी विभिन्नता पाई जाती है। चूँकि कुछ क्षेत्र में बहुत अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं और कुछ बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्र हैं। भारत की जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए हम संपूर्ण भारत की जनसंख्या को 3 प्रमुख भागों में बांट लेते हैं। उसमें पहला है उच्च जनसंख्या वाले राज्य, जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले राज्य और तीसरा कम जनसंख्या वाले राज्य। बच्चों, हम यहाँ जानते जाएंगे कि उच्च जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और वहाँ जनसंख्या अधिक होने के क्या कारण हैं। दूसरा, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और वहाँ मध्यम जनसंख्या होने के क्या कारण हैं। तीसरा, कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और यहाँ कम जनसंख्या होने के क्या कारण हैं। तो चलिए हम आगे अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वितरण में जैसे हमने पाया कि हमने वितरण को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि उच्च जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य है। अर्थात भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य स्थान है। अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश आते हैं। इन राज्यों में भारत की करीब 76% जनसंख्या रहती है। तो आपने पाया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 76% जनसंख्या भारत की रहती है। बच्चों, यहाँ अधिक जनसंख्या होने के मुख्य कारण है समतल मैदान का होना, जल की उपलब्धता का होना और घने बसावट का होना। दूसरा है मध्यम जनसंख्या वाले राज्य। मध्यम जनसंख्या वाले राज्यों में असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा राज्य आते हैं। बच्चों, कम जनसंख्या वाले राज्यों में और जनजातीय क्षेत्रों में जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सभी पूर्वोत्तर के राज्य, परंतु इसमें हम असम को छोड़ देंगे क्योंकि असम
मध्यम जनसंख्या वाले राज्यों में उसकी गणना होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम दिल्ली को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने जनसंख्या के वितरण को 3 भागों में बांट लिया था। उच्च घनत्व वाले उच्चतम जनसंख्या वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या वाले राज्य और कम जनसंख्या वाले राज्य। आशा है आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, विश्व भारत के मानचित्र में आप ये देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर कई रंगों से जनसंख्या के वितरण को दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र गहरे रंगों से दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जबकि महाराष्ट्र की जनसंख्या 11,23,74,333 है। इसी तरह से आप अलग अलग रंगों के शेड्स देखते जा रहे हैं जो जनसंख्या की कमी को दर्शाते हैं। उत्तर पूर्व में आप देखेंगे कि हरे रंग से दिखाया गया है जो सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे जनसंख्या का घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यहाँ इस मानचित्र में आप विभिन्न रंगों से घनत्व को समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और दक्षिण में केरल राज्यों में गहरे रंग से दिखाए गए हैं। यहाँ सबसे सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य हैं। सबसे अधिक घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो पश्चिमी बंगाल में पाया गया है। पुनः हम जानें कि जनसंख्या का घनत्व से हम क्या समझे। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को हम बेहतर ढंग से समझने में सहायता हमें मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। बच्चों, यहाँ पर भी एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साथ ही 1991 की जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 2011 में कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और हम देखें तो विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बच्चों, इसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट लेंगे कि भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारण और सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण। तो पहले हम भौतिक कारकों की चर्चा कर लें। भौतिक कारकों में सबसे प्रमुख है उच्चावच। उच्चावच का अर्थ होता है धरातलीय बनावट। जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना कि भारत में कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत, कहीं पठार और कहीं समतल मैदान हैं। ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या के बसाव के लिए मैदान सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए सहायक होती है। पर्वतीय व पठारी या घने वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। उदाहरण के लिए
भारत में उत्तरी मैदान, जिसे हम गंगा का मैदान भी कहते हैं, ये घना बसा हुआ प्रदेश है, जबकि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है, साथ ही उत्तरी पूर्व में जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। दूसरा भौतिक कारक है जलवायु। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की जलवायु सर्वत्र एक समान नहीं है, तो जलवायु जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। थार के मरुस्थल में बहुत अधिक गर्म जलवायु है, साथ ही पठारी और हिमालय के ठंडे क्षेत्र या फिर सम जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। मृदा, तीसरा भौतिक कारक है मृदा। आप जानते हैं कि मृदा कृषि को प्रभावित करती है और उपजाऊ मृदा वाले जो कृषि क्षेत्र हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि गंगा और सिंधु का मैदान में कृषि अच्छी तरह होने के कारण यहाँ पर घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब घने बसे हुए क्षेत्र हैं। बच्चों, यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि क्या कारण है कि उत्तर भारत में सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो आप इसके उत्तर में ये लिख पाएंगे कि धरातल, उच्चावच जिसको हम कहते हैं, मृदा और जलवायु मुख्य रूप से। आगे देखते हैं जल की उपलब्धता। आप जानते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल की उपलब्धता भी बसावट को आकर्षित करती है। हम जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी सिंधु नदी की घाटी सभ्यता में और नील नदी की घाटी सभ्यता में प्रमाण इसके मिलते हैं। तो जल की उपलब्धता बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे कि गंगा और सतलज का मैदान और तटीय मैदानी भाग। इस मानचित्र में आप जनसंख्या के घनत्व को भली प्रकार देख पा रहे हैं। यहाँ भी कुछ रंगों के द्वारा जनसंख्या के घनत्व को दर्शाया गया है। बच्चों, आप देख रहे हैं बिहार और पश्चिमी बंगाल में गहरे रंग से प्रदर्शित किया गया है, जो कि जनसंख्या के अधिक घनत्व को दर्शाता है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1000 व्यक्ति से भी अधिक पाया जाता है। साथ ही आप उत्तर पूर्व के राज्यों में देख रहे हैं जो गहरे हरे रंगों से दिखाया गया है। इन भागों में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो समतल मैदान है, जो नदी के किनारे हैं, जहाँ की जलवायु उपयुक्त है, वहाँ जनसंख्या अधिक बसी हुई है। इसके विपरीत पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। भारत में जनसंख्या के घनत्व के कुछ स्थानिक वितरण को हम इस प्रकार समझेंगे। हमने पूर्व में भी पढ़ लिया और हम इसको पुनः दोहरा लें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब हम इसे अगर राज्य के स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत अधिक विषमताएं पाई जाती हैं। भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या समान रूप से नहीं बसती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व होने का कारण पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ कृषि करना, यातायात के साधनों का विकसित करना बहुत कठिन होता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। इसके विपरीत बिहार में जनसंख्या का घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बहुत अधिक है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होने का कारण समतल भूमि, उपयुक्त जलवायु, जल की सुलभता,
आदि होना है। तो हम जानते हैं कि स्थानिक वितरण किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब हम केंद्र स्तर पर जनसंख्या के घनत्व को देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के घनत्व के मामले में दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ही अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व हमने पहले ही पढ़ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार में भारत का घनत्व कैसा है। केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। केरल राज्य में जनसंख्या का घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है, जहां जनसंख्या का घनत्व 5,055 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो दूसरे स्थान पर आता है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। जैसा कि हमने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय जो भारत है वो मध्यम दर्जे का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हमने पाया कि जनसंख्या घनत्व को हमने 3 क्षेत्रों में बांट दिया: राज्य स्तर पर, केंद्र शासित प्रदेशों में और प्रायद्वीपीय पठार में। आशा है आपको जनसंख्या के घनत्व के बारे में विस्तार से समझ में आ गया होगा। तो हम बच्चों इस अध्याय में से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल कर लेंगे। बीच बीच में मैंने आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताए हैं। तो आइए, प्रथम प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय जनसंख्या के आंकड़े ज्ञात करने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या के वितरण के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? पुनः दोहरा रही हूँ, जनसंख्या के वितरण के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न है, अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? बच्चों, यहाँ आप कम जनसंख्या वाले राज्यों को भी लिख सकते हैं। एक ऐसा नया प्रश्न भी आप अपने आप बनाकर उसे लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं? और पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आशा है आपको संपूर्ण अध्याय भली प्रकार समझ में आया होगा। इसका आधा भाग हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु इससे पूर्व मैं आप लोगों को कुछ बात और बता दूं कि आप लोगों को पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध हो गई हैं। तो बच्चों, अध्ययन करते समय आप पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अंडरलाइन करते चलिए। कुछ कठिन शब्द हैं, पुस्तक के पीछे आप देखेंगे कि कुछ शब्दावली दी हुई है, उनमें से उन कठिन शब्दों के अर्थ आपको मिल जाएंगे। तो आपका पाठ धीरे धीरे तैयार हो जाएगा और परीक्षा के समय आप इन प्रश्नों को करने में सफल हो पाएंगे। तो मेरी आपसे आशा है कि आप पाठ्य पुस्तक के साथ साथ इन अध्यायों को भी समझते जाएंगे और अपने पुस्तकों में लिखते जाएंगे। कुछ अगर इस अध्ययन में कुछ कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं तो आप उन प्रश्नों को तैयार करके रखें। अगले अध्याय में जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो आप उन प्रश्नों से हमें अवगत कराएंगे। धन्यवाद।